जय हिंद दोस्तों। भारत ने कर दिया, एक नया ही भोकाल हो गया। बड़ा बवाल, आखिर अमेरिका भारत के पीछे हाथ धो के क्यों लगा हुआ है? ऐसा क्या हो गया है जो लगातार कई दिनों से भारत के पीछे लगा हुआ है? F-35 फाइटर जेट चिपकाने को पूरा जोर दे रहा है। अब तो बात F-35 पर ही नहीं टिकी है, F-47 का भी ऑफर दे डाला है। दरअसल बात यही खत्म नहीं हुआ। अमेरिका ने यह भी बोल दिया है, तुम सुखोई 57 को ना लेके हमारा F-47 ले लो। ये फाइटर जेट छठी पीढ़ी का फाइटर जेट जो चीन जापान के आने वाले फाइटर जेट को टक्कर देगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं कि ये फाइटर जेट छठी पीढ़ी का फाइटर जेट है, मुद्दा कुछ अलग तरीके का है। आपको तो पता ही होगा, पिछले काफी दिनों से अमेरिका भारत को F-35 चिपकाना चाहता है, लेकिन अब इससे भी बड़ा ऑफर दे दिया है। लॉकहीड मार्टिन बोल रहा है, हम आपको F-35 को ही छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना देंगे। यानी जो अमेरिका का छठी पीढ़ी का फाइटर जेट, उसका सिस्टम F-35 में 70% तक F-35 में अपडेट करके देंगे। बात यही खत्म नहीं होती, पैसा भी छठी पीढ़ी फाइटर जेट का आधा, मतलब सुखोई 57 के पैसा जितना में अमेरिका F-35 में छठी पीढ़ी के सिस्टम अपडेट करके देने को तैयार हो गया है। आखिर इस रणनीति के पीछे क्या छुपा है, जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। दूसरी ओर जापान के छठे जनरेशन लड़ाकू विमान को बर्बाद करना चाहता अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी F-47 के आगे दम तोड़ देगा। जापानी अखबार असाही शिंबुन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को फोन किया था, जिसमें ट्रंप जापानी पीएम को अमेरिकी F-47 फाइटर जेट के फायदे गिना रहे थे, जबकि यह वही अमेरिका है जिसने जापान को F-22 बेचने से मना कर दिया था। दुनिया में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की रेस लग चुकी है। अमेरिका, चीन, जापान गठबंधन के साथ साथ रूस और भारत जैसे देश भी नेक्स्ट जनरेशन जेट बनाने की रेस में लगे हुए हैं। लेकिन छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की रेस में अगर कोई देश सबसे आगे है तो वो जापान है। जापान GCAP ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम प्रोजेक्ट के तहत इटली और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर छठी जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना एडवांस रहा है, यह तो पूरी दुनिया जानती है और अमेरिका भी इस हकीकत को समझता है। इसलिए अमेरिका ने अपने छठे जनरेशन फाइटर जेट F-47 के लिए जापान के प्रोजेक्ट को खराब करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अमेरिका का F-47 लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट उसकी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन अब जापानी अखबार असाही शिंबुन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को फोन किया था, जिसमें ट्रंप ने जापानी पीएम को अमेरिकी F-47 फाइटर जेट के फायदे गिना रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री को टेलीफोन पर अपनी मिडिल ईस्ट की यात्रा की कामयाबियों का बखान किया और साथ साथ F-47 खरीदने पर विचार करने के लिए कहा, जिसके बाद जापान के अधिकारी अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के फोन करने का मकसद क्या था। अधिकारियों का मानना है अमेरिका ने जापान को अपना F-47 नाम का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बेचने का ऑफर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या जापान इस पर ध्यान देगा। जापानी प्रधानमंत्री को फोन करने के बाद ट्रंप ने उनसे अपने मिडिल ईस्ट दौरे के बारे में बात करनी शुरू की थी, जो हैरान करने वाला था। लेकिन जापानी प्रधानमंत्री उस वक्त चौंके जब ट्रंप ने अचानक F-47 लड़ाकू विमान के बारे में बात करनी शुरू कर दी। अमेरिका F-47 नाम से छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट इसी साल मार्च में बोइंग को दिया गया है। ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री से कहा कि F-47 में 47 एक अच्छा नंबर है। उन्होंने जापान से F-47 खरीदने पर सहमति जताने को कहा, जो डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत का एक अंदाज है। इसके अलावा उन्होंने F-47 की भी खूब तारीफ की, जिसे अमेरिका ने जापान को सिर्फ इसलिए नहीं बेचा क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत खास थी, जबकि जापान इस F-22 को खरीदना चाहता था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री के साथ F-35 लड़ाकू विमान के बारे में बात करनी शुरू कर दी। F-45 अमेरिकी F-45 स्टील्थ फाइटर जेट का एडवांस वर्जन है, जिसमें 2 इंजन लगे हैं। प्रधानमंत्री से कहा कि क्या वो अमेरिका के सबसे शानदार फाइटर जेट को देखना चाहते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि वो जापान को सबसे अच्छा जेट देंगे। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि उनके कहने का मतलब क्या है, लेकिन जापानी अधिकारियों ने बाद में बताया कि ट्रंप ने सिर्फ इशिबा से पूछा कि क्या जापान अमेरिका में बने फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी रखता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति F-47 के एक कम शक्तिशाली वर्जन को अपने खास सहयोगियों को बेचने की बात करते रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका GCAP जैसे फाइटर जेट प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश कर रहा है।
जिसमें कई देश, खासकर यूरोपीय देश भी शामिल हैं। इससे भविष्य में F-47 को खरीदार नहीं मिलेंगे और हथियार इंडस्ट्री से अमेरिका का दबदबा भी टूटेगा। इसके अलावा F-47 खरीदने वाला भी कोई नहीं रहेगा, जो एक भारी बजट वाला प्रोजेक्ट है। यदि जापान F-47 को चुनता है तो GCAP की विश्वसनीयता और भविष्य दोनों खतरे में आ सकते हैं। इसके विपरीत, अगर जापान GCAP को प्राथमिकता देता है तो यह अमेरिका को एक कूटनीतिक झटका हो सकता है, खासकर तब जब अमेरिका ने उसे QAD और इंडो पैसिफिक के मुख्य स्तंभों में से एक माना है। GCAP के तहत जापान को भारी निवेश करना होगा। इसका बजट अनुमानित 40 से 50 अरब डॉलर के बीच हो सकता है, जिसको लेकर जापानी संसद में इस प्रोजेक्ट की आलोचना भी होती रहती है, खासकर जब देश बढ़ती महंगाई और सामाजिक कल्याण बजट के संकट से जूझ रहा है। वहीं F-47 में भागीदारी अमेरिका द्वारा ऑफसेट्स और फंडिंग इंसेंटिव्स के साथ आ सकती है, जो डिप्लोमेटिक नजरिए से आसान विकल्प हो सकता है, है, लेकिन लंबी अवधि में नुकसानदेह साबित होगा। लिहाजा जापान का यह फैसला उन सभी देशों के लिए उदाहरण बनेगा जो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अमेरिकी या यूरोपीय मॉडल के बीच झूल रहे हैं। भारत भी AMCA जैसी परियोजनाओं में आत्मनिर्भरता और विदेशी तकनीक के संतुलन की तलाश में है। अगर जापान GCAP जैसे मॉडल में बना रहता है तो यह भारत को भी वैश्विक रक्षा गठजोड़ों में ज्यादा स्वतंत्र और संतुलित रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। भारत में अपने एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है। जिस तरह से समय दर समय भारत अपने मिसाइलों का सफल परीक्षण कर रहा है, उसके साथ एक फाइटर जेट को डेवलप करने की खबर वाकई दुनिया को हैरान करने वाली है। भारत बड़े ही खुफिया तरीके से एक ऐसे फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है जिसके बारे में फिलहाल ना तो अमेरिका, ना ही रूस और ना ही फ्रांस को पता है। कुछ एक्सपर्ट्स के मानना है भारत का यह फाइटर एयरक्राफ्ट कई देशों के सिस्टम को हैंग करने वाला है। भारत का यह प्रोजेक्ट जैसे ही तैयार होता है, दुश्मन देशों की हवा टाइट होने वाली है। वैसे तो AMCA प्रोजेक्ट से ही खौफ का माहौल बन गया है। अब भारत को रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत आए दिन कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है। ऐसे में आखिर तेजस और MK एयरक्राफ्ट से पहले भारत किस फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है? क्या होगी इस एयरक्राफ्ट की क्षमताएं? यह एक मुद्दा बना हुआ है। इसके बारे में आपको बताते हैं। भारत अपने आगामी एयरक्राफ्ट के लिए इंजन की समस्याओं से जूझ रहा है। हालांकि इस समस्या का समाधान होता भी दिख रहा है। दरअसल जिस तरह से अमेरिका ने भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने वाले इंजन की डिलीवरी में डीले की, तो भारत ने एक बार फिर से रूस की ओर अपना रुख किया। और जब दुनिया के बाकी देशों को यह लगा कि भारत रूस के साथ इंजन की डील कंफर्म करने वाला है, तो फ्रांस सहित कई देशों ने भारत को अपना इंजन देने का प्रस्ताव सामने से रखा और इस तरह से इंजन की समस्या का समाधान होता हुआ दिख रहा है। बता दें कि इंजन की वजह से ही भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को समय पर डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन जहां दुनिया के बाकी देश 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को डेवलप करने में जुटे हुए हैं, वही भारत ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करने की प्रक्रिया गुप्त तरीके से जारी रखी है। और अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे यह खबर दुनिया के बाकी देशों को झटका देने वाली खबर साबित हुई। दोस्तों, बता दें कि अमेरिका तक को भी इस खबर की भनक नहीं थी। भारत जिस फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है उसका नाम फ्यूचरिस्टिक जेट एयरक्राफ्ट है। इसके नाम से ही जाहिर है कि यह भारत का फ्यूचरिस्टिक वेपन होने वाला है। इसे DRDO डेवलप कर रहा है। भारत को DRDO दूसरे देशों से आगे ले जाने में पूरी कोशिश कर रहा है। DRDO ने यहां यह भी साबित किया है कि अब भारत तकनीकी तौर पर कई देशों के बराबर ही नहीं बल्कि कई कामों में आगे भी है। वैसे तो भारत वर्तमान में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है। यह प्रयास न केवल देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए है, बल्कि आत्मनिर्भरता और तकनीकी श्रेष्ठता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK परियोजना 5.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह विमान स्टील्थ तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता और नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणालियों से सुसज्जित होगा। MK का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक उड़ान भरने की योजना है और 2033 तक इसे छठी पीढ़ी में अपडेट करने की योजना है। भारत ने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। भारत और इटली ने ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में सहयोग की संभावना पर चर्चा की है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और जापान पहले से ही शामिल हैं। भारत का लक्ष्य 2040 तक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को सेवा में लाना है।
इसके लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत का छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास की दिशा में प्रयास न केवल रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक रक्षा उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कदम भारत की स्वदेशी विशेषज्ञता व क्षमता और संसाधनों का उपयोग करके AMSCA प्रोटोटाइप विकसित करने की दिशा में आगे कदम उठाया है। भारत जल्द उसको तैयार करके रक्षा सेवा में तैनात करेगा। इससे एयरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। AMSCA परियोजना में एक मध्यम वजन का गहराई तक हमला करने वाले लड़ाकू विमान का निर्माण होगा। इसमें उन्नत रडार से बचने की तकनीक होगी, जिससे देश की हवाई ताकत को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सुरक्षा समिति ने पिछले साल इस लड़ाकू विमान परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इस परियोजना की शुरुआती विकास लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। भारतीय वायुसेना इस परियोजना को अपने दीर्घकालिक जरूरतों को देखते हुए लगातार आगे बढ़ाने की मांग कर रही है। एयरक्राफ्ट तेजस की सफलता के बाद से ही भारत का आत्मविश्वास अब AMCA जैसे उन्नत लड़ाकू विमान को विकसित करने में भी काफी बढ़ गया है। इससे भारत को एक नई पहचान मिलने वाली है। भारत को अब कोई भी देश टक्कर नहीं दे सकेगा। भारत उन्नत से उन्नत कार्य कर रहा है। इसे ADA कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। AMCA के विकास चरण की जल्द ही शुरुआत होगी, जिसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जारी किया जाएगा। इसके तहत देश की कंपनियां इसमें भाग लेंगी। इसमें कंपनी अकेले या किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बोली लगा सकेगी। इसमें केवल वही कंपनियां शामिल हो सकेंगी जो भारत के कानून और नियमों का पालन करती हों। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र दोनों से बोली लगा सकेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत को विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एयरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही घरेलू कंपनियों को अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इंजीनियरिंग और तकनीकी से जुड़ी हजारों नौकरियां आएंगी। यही नहीं, देश भविष्य में खुद के लड़ाकू विमानों की अन्य देशों को बिक्री करने की स्थिति में भी आगे लाइन में आने वाला है। अब भारत दूसरे देशों को फाइटर जेट की बिक्री करेगा, एक्सपोर्ट में आगे बढ़ेगा। इससे भारत की GDP ग्रोथ करेगा और भारत को उन्नत ऊंचाई मिलेगी। ऊपर नीले आकाश में जब सब शांत होता है, तब भी कोई देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हवा में अदृश्य शक्ति तैनात कर सकता है। यह शक्ति किसी पारंपरिक विमान की तरह शोर मचाकर नहीं आती। यह हवा को चीरती नहीं, बल्कि उसमें घुल जाती है, और जब दुश्मन को एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। यह शक्ति है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की है, बल्कि राष्ट्रों के भू राजनीतिक दबदबे का भी प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है कि इस अदृश्य शक्ति को आकार कैसे दिया जाता है। पहेली की शुरुआत पहली धारणा से पहली उड़ान तक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कहानी सिर्फ इंजनों और रडारों की नहीं होती है। यह कहानी है दृष्टिकोण की, कल्पना की। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में जब अमेरिका ने F-22 रैप्टर को गुप्त रूप से विकसित करना शुरू किया, तब दुनिया सिर्फ दूसरी पीढ़ी के विमानों के उन्नयन पर केंद्रित थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई विमान रडार की नजरों से बचकर उड़ सकता है, नेटवर्क से जुड़ा रहकर मिशन बदल सकता है और हवा में ही निर्णायक युद्ध का रुख पलट सकता है। सबसे रहस्यमय पहलू है स्टील्थ, एक ऐसा विज्ञान जो रडार तरंगों को मोड़ने, अवशोषित करने या दिशा भ्रमित करने में सक्षम होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी विमान की सतह पर कोटिंग, उसके कोण, यहां तक कि उसके हथियारों की स्थिति तक रडार में दिखाई न देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये सब ऐसे स्तर की सटीकता मांगते हैं जहां 1 मिलीमीटर की गलती भी उसे अदृश्य से दुश्मन की दृष्टि में ला सकती है। इन विमानों में लगे सेंसर, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इतने उन्नत होते हैं कि वे विमान को सोचने में सक्षम बनाते हैं। विमान पायलट को खतरे की सूचना देता है, लक्ष्य पहचानता है और कई बार निर्णय लेने में मदद भी करता है। F-35 लाइटनिंग सेकंड को ही लीजिए। यह सिर्फ एक जेट नहीं, एक फ्लिंग डाटा सेंटर है। लेकिन यह सब बनाना आसान नहीं है। हजारों कोडर्स, डिजाइनर्स और वैज्ञानिकों ने मिलकर इस सोचने वाले यंत्र को वास्तविकता में बदला। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा विमान बनाना कितना मुश्किल होता है? हर स्क्रू, हर वायर, हर कोटिंग को न केवल हल्का बल्कि हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट, लो रडार सिग्नेचर और अत्यधिक टिकाऊ होना चाहिए। एक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने में करीब 3 लाख पुर्जे लगते हैं। इसके अलावा कई देश तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होते। उन्हें तकनीक बाहर से लेनी पड़ती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर रणनीतिक निर्भरता का खतरा मंडराने लगता है। जहां एक ओर यह विमान सैन्य ताकत का प्रतीक है,
वहीं दूसरी ओर यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शतरंज बन जाता है। अमेरिका अपने F-22 रैप्टर को किसी देश को नहीं बेचता, जबकि F-35 को चुनिंदा देशों को ही बेचता है, और वो भी सख्त शर्तों पर। चीन ने अपनी जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत J-20 चेंगडू को खड़ा किया, जबकि रूस ने सुखोई 57 के साथ मैदान में उतरने की कोशिश की। भारत इस दौड़ में AMC एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जरिए अपनी पहचान बनाने आगे आया है, लेकिन उसकी राह भी कांटों थी। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल था, क्या हम ऐसा विमान खुद बना सकते हैं? AMCA की योजना ने सभी भारतीयों में गर्व और जिज्ञासा जगा दी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। इंजन के लिए भारत को अब भी विदेशी सहयोग की जरूरत है। इंजन वो दिल है जो अगर खुद का न हो तो आत्मनिर्भरता अधूरी रह जाती है। क्या भारत जी के साथ मिलकर इंजन बनाएगा या रूस या फ्रांस से सहयोग लेगा? इस रणनीतिक साझेदारी की दिशा ही भारत के वायु भविष्य को तय करेगी। एक बार जब डिजाइन और टेक्नोलॉजी तय हो जाती है, तब आता है सबसे पेचीदा हिस्सा, प्रोडक्शन। छोटे बदलावों को बड़े पैमाने पर लागू करना, सप्लाई चेन को स्थिर रखना, गुणवत्ता बनाए रखना, सप्लाई चेन को स्थिर रखना, गुणवत्ता। ये सब युद्ध जितने मुश्किल होते हैं, HAL और DRDO की संयुक्त कोशिशों से AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2026 से 27 तक उड़ने की संभावना रखता है। लेकिन क्या वह समय पर होगा, और क्या वह 5वीं पीढ़ी के सख्त मानकों पर खरा उतरेगा? 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट अब सिर्फ एक देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिरता को आकार देते हैं। इन विमानों का नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली में इस्तेमाल, ड्रोन के साथ टीमिंग और AI से इंटीग्रेशन आने वाले युद्धों को पूरी तरह बदल देगा। युद्ध अब पायलटों की बहादुरी के साथ साथ डेटा और एल्गोरिदम की स्पर्धा बन गया है, और जो देश इसमें आगे रहेगा वही अगले दशक का नेता कहलाएगा।